Hello and good evening, everybody. This is Soumyata Tiwari, and you're watching me here on Nation Talks, the Facts and Tact. The campaign which we have designed, जो एजुकेशन को लेकर के है, 15 दिन का ये कैंपेन है एंड इट्स गोइंग टू एंड ऑन 28th ऑफ सितंबर. इस कैंपेन के अंतर्गत हम एजुकेशन अवेयरनेस को जहाँ जहाँ तक फैला सकते हैं, सारे ही एक्सपर्ट्स, स्पीकर्स, एजुकेशनिस्ट, प्रोफेसर्स, टीचर्स एंड एवरीवन हु हैज़ सम अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एंटायर पॉलिसी विच इज़ कम अप इन जुलाई, उसके बारे में बात करेंगे. बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं और उतने ही नेगेटिव्स हैं जो सारी सोसाइटी में और इंडिया ही नहीं ग्लोबली भी इस विषय पे बहुत चर्चा हो रही है. इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमने पिछली बार 2 या 3 एक्सपर्ट्स हमारे थे, जिसमें अतुल कुलकर्णी जी हैं जो कि इस कैंपेन के मेंटर रहे हैं. उन्होंने काफ़ी इसमें योगदान दिया है, इस पूरे कैंपेन की डिज़ाइनिंग से लगा करके तो उसके इम्प्लीमेंटेशन तक, ऑनलाइन इसको जहाँ जहाँ तक हम पहुँचा सकते हैं पहुँचा रहे हैं. उसी कैंपेन में हमारे साथ जुड़े थे अंकुर जोशी, हु इज़ द प्रोफेसर इन बनस्थली विद्यापीठ, ऑल्सो डॉक्टर अमित तशोरा, जो कि एनईपी पॉलिसी को लेकर के आने में जो 2020 की है उसमें उनका मुख्य योगदान रहा था और काफ़ी अहम भूमिका उनकी रही थी. उनको भी हमने सुना. इसी बात को आगे बढ़ाएंगे. आज एक और जो मेरी मेन गेस्ट हैं, शी इज़ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर अंशु जोशी. कैन आई हैव हर ऑन स्क्रीन प्लीज? वेलकम प्रोफेसर अंशु जोशी टू नेशन टॉक्स. आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर और थैंक यू फर्स्टली फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड एड्रेसिंग दिस इशू, जो कि एजुकेशन को लेकर के है, शिक्षा को लेकर के है और नई शिक्षा नीति को लेकर के है. सो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पर. Thank you so much, Soumyata. And in fact, I would like to extend my thanks to you for inviting me on this platform to discuss a very relevant topic today. And it's actually need of the hour to discuss all important features and points and a lot of things related to National Education Policy 2020. तो बहुत बहुत जी. धन्यवाद मुझे इस चर्चा के लिए आमंत्रित करने के लिए. Thank you, ma'am. And before I start the talk show with everyone, I'll just do a small brief introduction of Assistant Professor Anshu Joshi, who comes with a lot of rich experience from the field of education. अंशु जोशी जी वर्क करती हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर एट सेंटर फॉर कैनेडियन, द यूएस एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, न्यू दिल्ली. Anshu ji is also decorated from, she has done her doctorate from Diplomacy and Disarmament Division, School of International Studies, which is SIS, again JNU, and she works on the issues which are related to terrorism, Islamic terrorism, feminism, security studies, media, and so on. She also writes because she is a writer, prolific writer, which I have seen and I have gone through some of the write-ups also. So she writes on contemporary political and social issues. She has over 55 academic and popular articles published in reputed international and national journals, magazines, and also websites. She is the writer of the book JNU में एक लड़की रहती थी. ये एक बुक है जो अंशु जी ने लिखी है, जिसके बारे में हम और चर्चा करेंगे, which has achieved many accolades and appreciation across the nation. And this book has been felicitated, translated, and published by Gujarat Sahitya Academy, Government of Gujarat in Gujarati. And presently, she's focusing on NEP 2020, and her 2 articles on NEP 2020 have been published in popular media like Rashtriya Sahara and Panchajanya. So, thank you, Professor Anshu Joshi, for joining me. And you come from such a rich background of education industry in itself. So, we have a lot of things to learn from you. आपसे काफ़ी कुछ सीखेंगे और जानेंगे NEP के बारे में, चूँकि ये जो पूरा कैंपेन है ये एजुकेशन को रिलेटेड है. सो आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? एक प्रश्न जो है मेन उसको लेकर के है. NEP जब इतने वर्षों पुरानी जो हमारी 86 की पॉलिसी थी उसको पूरा चेंज किया गया और नई पॉलिसी लेकर के आए गवर्नमेंट. सो आपका, चूंकि आप बिजनेस इंडस्ट्री से हैं, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? आपका और आपके साथ में जो लोग हैं जुड़े हुए एजुकेशन से, हाउ वाज द रिएक्शन?
देखिए सौम्यता, निश्चित ही एक बहुत ही उत्साहजनक प्रतिक्रिया रही, क्योंकि एक सकारात्मक परिवर्तन होते हुए हम सभी देख रहे हैं। विगत 34 वर्षों से जो भारतीय शिक्षा नीति और व्यवस्था हमारे देश में चली आ रही है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव करते हुए ये नई शिक्षा नीति हमारे सामने आई और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट में हमारे सामने आई। तो हम साथ-साथ काफ़ी सारी चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। जैसे कि भारत को विश्व गुरु बनाने के उद्देश्य के साथ हम आगे चल रहे हैं और हम एक आत्मनिर्भर की भारत की बात कर रहे हैं। तो जब हम ये सारी बातें कर रहे हैं, तो जी ये हमें समझना होगा कि यदि हमें आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ना है, यदि हमें भारत को विश्व गुरु फिर से बनाना है, तो कहीं न कहीं शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तनों की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में सर्वांगीण विकास की आवश्यकता है और ये पूरी रूपरेखा जो है वो कहीं ना कहीं मैंने भारतीय शिक्षा नीति में देखी। मैंने इसको पहली बार पढ़ा, दूसरी बार पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा और अभी भी उसको लगातार पढ़ती हूँ और उसमें कहीं ना कहीं हर बार मुझे एक नया बिंदु ध्यान में आता है और लगता है कि अच्छा ये भी बिंदु है और इससे कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था में ओवरऑल एक पॉजिटिव परिवर्तन हो सकता है। तो प्रतिक्रिया निश्चित ही बहुत ही सकारात्मक रही है। जी हाँ। अगर हम इस पॉलिसी के मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें, अगर उस उद्देश्य से कि क्या उसके उद्देश्य हैं क्या, जिस रिफॉर्म को लेकर के नई पॉलिसी आई है, हम उसके चैलेंजेस की भी बात करेंगे। पर जो उसके की ऑब्जेक्टिव्स हैं कि ये पॉलिसी के अंतर्गत इन इन चीज़ों को मुख्य रूप से उनके ऊपर ध्यान दिया गया है या ये चेंजेस लाए, ऐसे कोई पॉइंट्स हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे, जो आपने स्टडी बिल्कुल किया हो? सौम्यता, बिल्कुल। जी, देखिए यदि आप देखें तो पिछले 70 वर्षों से हम कहीं न कहीं जो मैकॉले शिक्षा प्रणाली है उसको ढोते हुए चल रहे थे, जहाँ कहीं न कहीं हमने एक विदेशी भाषा को अपनी पूरी शिक्षा का माध्यम बना लिया। और इससे हुआ क्या कि कहीं न कहीं वो भाषा हमारे समाज का भी कहीं न कहीं एक कम्युनिकेशन का माध्यम बन गई। तो एक तो करेक्ट। ये बात थी। दूसरी बात थी कि पहले जो हमारे यहाँ प्राचीन भारत में जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था थी, वो पूरे विश्व स्तर पर मशहूर थी। दूर-दूर से लोग यहाँ पर शिक्षा के लिए, शोध के लिए आते थे। भारत के विश्वविद्यालय जैसे नालंदा, तक्षशिला ये सारे पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध थे और यहाँ पर शोध के कई बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए जाते थे, जिसमें पूरे विश्व से आए हुए शोधार्थी जुड़ते थे। लेकिन फिर कहीं न कहीं परिवर्तन होता गया। तो पहले क्या होता था, हम ज्ञान की प्राप्ति के लिए कहीं न कहीं शिक्षा को देखते थे। लेकिन अब हम अंकों की प्राप्ति के लिए, ग्रेड्स की प्राप्ति के लिए, प्रतिशत की प्राप्ति के लिए हम शिक्षा को देखने लगे। तो कहीं न कहीं इस मानसिकता को बदला जाए, बच्चों में, विद्यार्थियों में कला कौशल की और कहीं न कहीं केंद्रित करते हुए हम उनको आत्मनिर्भर बनाने की और आगे ले जा सके। इस तरह की चीज़ों को लेके मुझे ये नीति आधारित दिखाई देती है। तो यदि कहूँ कि इसका जिस्ट क्या है या इसकी आत्मा क्या है, तो देखिए विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर मुझे ये नीति आधारित दिखाई देती है और इसकी जो आत्मा है, वो भारतीय मूल्यों, लेकिन भविष्यपरक शिक्षा जिसमें कि हम बहुत हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे, इसके सुंदर गठबंधन में मुझे बसी हुई दिखाई देती है। और यदि आप पूरे ड्राफ्ट को पढ़ें तो आपको स्पष्ट होगा कि शिक्षा को अंकपरक बनाने की बजाय ज्ञान परक बनाने के लिए बहुत सारे सार्थक प्रयास किए गए हैं इस नीति के द्वारा। और इस नीति को यदि मैं समझाने की कोशिश करूं तो 4 मुख्य स्तंभों पर ये नीति बनी हुई है। देयर आर 4 मेन पिलर्स: स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रशासन और शोध। और हर स्तंभ से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कुछ बदलाव भी हैं जो इस नीति को अपने आप में विशिष्ट बनाते हैं। तो देखिए बच्चों की विशिष्ट क्षमताओं को पहचान करके उनके विकास के लिए प्रयास करना, बुनियादी साक्षरता पर जोर देना, प्रौढ़ शिक्षा पर जोर देना, ड्रॉप आउट्स को फिर से शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, लचीलापन, बहुविषयक शिक्षा, मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, शोध पर विशेष ध्यान देना, ट्रांसपेरेंसी, रचनात्मकता को बढ़ावा देना, भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन देना, नैतिकता और मानवीय मूल्यों पर ध्यान देना, कला कौशल का विकास करना, शिक्षकों की भर्ती और निरंतर विकास का पूरा ध्यान रखना, शैक्षिक प्रणाली में अखंडता, पारदर्शिता और संसाधन कुशलता को लाना, उत्कृष्ट स्तर का शोध करना,
विश्व स्तरीय शिक्षकीय मानकों से जुड़ना और भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहने की भावना जो है, वो मुझे इस नीति के मुख्य और मूल सिद्धांत नजर आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और इसी सिद्धांत को रखते हुए अगर कुछ चैलेंजेस जो लेकर के आने वाले हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन पे, उस पर भी बात करेंगे। पर उसके पहले चूँकि आपने इस बात को हाइलाइट किया है कि इसके अंतर जो है वो हिंदू और वो वाली जो एक बात आती है, क्योंकि इस पूरी ही एनईपी जो 2020 है उसमें हिंदी और संस्कृत को, अगर भाषा को अगर हम देखें तो उसे अधिक महत्व दिया गया है, और जो इंग्लिश और जो दूसरे लैंग्वेजेस हैं उसमें इतनी महत्व देने वाली बात नज़र नहीं आ रही है। आपका उस पर क्या विचार रहेगा, क्योंकि ये कुछ जो हमारे दूसरे प्रदेश हैं जहाँ हिंदी इतनी नहीं बोली जाती है, वहाँ पर इस चीज़ को बहुत सकारात्मक रूप से नहीं लिया गया है, और इसका विरोध भी उसी रूप से किया जा रहा है कि ये एक प्रयास है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने या सैक्रेनाइज करने की तरफ। उस बारे में आप क्या कहेंगे? सौम्यता, दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर आपके साथ साझा करना चाहूंगी। जी। आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक यहाँ पर बात कही कि क्या शिक्षा के भगवाकरण का प्रयास हो रहा है क्या, और जी। दूसरी बात ये कि सिर्फ हिंदी और संस्कृत को बढ़ाने की बात की जा रही है, और कहीं ना कहीं जैसे दक्षिण हमारे जो भाषाई प्रांत हैं वहां पर शायद इसीलिए इस नीति का विरोध हो रहा है। नीति के ड्राफ्ट को मैं इसीलिए बार बार ये एक शिक्षाविद होने के नाते ये बात कहूंगी, और आज भी अपने आप को एक शोधार्थी मानती हूँ कि हर दिन कुछ ना कुछ हमें नया पढ़ना और सीखना चाहिए। तो सबसे पहले इस ड्राफ्ट को हमें बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, तब हमारे ऐसे बहुत सारे मिथ या जो रूमर्स इस नीति को लेकर फैलाए जा रहे हैं ना, वो दूर हो जी। जाएंगे। तो पहली बात तो शिक्षा का भगवाकरण। तो देखिए, यदि आपको लगता है कि अपनी मातृभाषा और भारतीय भाषाओं को उनका खोया स्थान वापस दिलवाना भगवाकरण है, तो फिर आप मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें इसकी बात है। शिक्षा को ये समग्र बनाना, समावेशी बनाना, नवाचारी बनाना क्या भगवाकरण है क्या? शिक्षा व्यवस्था में लचीलापन लाना, बच्चों को अंकों की बजाय ज्ञान के महत्व की ओर उन्मुख करना क्या भगवाकरण कहलाएगा? स्त्रियों, दिव्यांगों, पिछड़े क्षेत्र से आने वालों, ग्रामीणों और आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना क्या भगवाकरण कहलाएगा? यदि हाँ, तो फिर आप कह सकते हैं कि शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है। बाकी अब आऊं हिंदी और संस्कृत के बढ़ावे की बात और अंग्रेजी को कहीं ना कहीं बाहर करने की बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। इट्स अ रूमर, इट्स अ मिथ। आप मैं खंड वाइज आपको इसके कुछ उदाहरण देना चाहूंगी। यस। जी लेकिन हाँ। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो हमें सभी भारतीय भाषाओं के संवर्धन और विकास की आवश्यकता है, न सिर्फ हिंदी और संस्कृत के। तो जो ये नई नीति है, ये सिर्फ हिंदी संस्कृत की बात नहीं कर रही है, या अंग्रेजी को ये निकाल फेंकने की बात नहीं कर रही है, भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की बात कर रही है। भारतीय भाषाओं में वे सभी भाषाएं जो भारतीय संविधान में भाषा के अनुसूची में सम्मिलित हैं, वे सभी भाषाएं आती हैं, और उन सभी के विकास की बात इस नीति में की गई है, न सिर्फ हिंदी और संस्कृत के विकास की बात। अच्छा, एक बहुत बड़ा बदलाव और प्रावधान जो है वो विद्यालयीन शिक्षा के स्तर पर किया गया, जिसको लेकर के इसी प्रकार के काफी मिथक सामने आ रहे हैं। तो हुआ क्या है कि नीति के बिंदु 4.11 के अनुसार 5वीं तक मातृभाषा में पढ़ाई अब कराई जाएगी, और ये प्रावधान जी। 8वीं तक रखा जा सकता है। तो अब कई लोग मुझसे कहते हैं, बताओ अब कैसे हिंदी मीडियम में, केरला में कोई कैसे हिंदी मीडियम में पढ़ेगा? भैया, यस, यस। मातृभाषा में शिक्षा की बात कराया की जा रही है। जाएगा। जी हाँ, तो जी हाँ। तो केरला ये में क्लियर करना मलयालम ज़रूरी चूंकि है। वहां जी। की भाषा है जी, तो वहां पर हिंदी वहां की मातृभाषा नहीं, वहां की भाषा मलयालम है, तो मलयालम वहां की प्रारंभिक शिक्षा का, वहां के प्राइमरी बच्चों की शिक्षा का माध्यम होगी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। और इसकी कई, आप देखें तो जो भाषा के वैज्ञानिक हैं वो भी इस बात को कहते हैं कि देखिए, 6 से 7 वर्षों तक बच्चों का मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है, और उस समय कहीं ना कहीं भाषा का महत्व बहुत होता है। तो शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का एक बदलाव किया गया है। और जी। इसके साथ साथ, लेकिन आप यहाँ एक और चीज समझिए कि जो बिंदु 4.11 है, इसमें जी। ये भी बात कही गई है कि सिर्फ एक भाषा में पढ़ाई है, एक भाषा की पढ़ाई नहीं होगी, इसके साथ साथ दो और भाषाओं को सीखने का प्रावधान दिया गया है। अब ये भाषा हिंदी हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, अंग्रेजी हो सकती है, और ये बच्चों को बहुभाषा की शक्ति से प्रारंभिक स्तर पर ही परिचित करा दिया जाए, शायद इसलिए ये प्रावधान रखा गया है।
और जो ये कई लोग इस बात को फैला रहे हैं कि नहीं, विदेशी भाषाओं से मुक्ति पाने के लिए या विदेशी भाषाओं से बच्चों को वंचित रखने के लिए ये नीति सामने आई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यदि आप पूरी नीति को पढ़ें तो बार बार बहुभाषाई शक्ति की बात ये नीति कहती है, और उसमें भारतीय भाषाओं के साथ साथ विदेशी भाषाओं को सीखने सिखाने के भी कई प्रावधान की बात ये नीति करती है। और यदि आप उच्च शिक्षा के स्तर पर चलें तो पहली बार भारतीय भाषाओं के महत्व को अनुमोदित करते हुए अनुवाद को भी प्रोत्साहन देने के लिए ये नीति एक विशिष्ट संस्थान की बात करती है, जिसकी आवश्यकता बहुत सालों से इस देश को थी। और इसमें ऑनलाइन शिक्षा को में भारतीय भाषाओं के माध्यम से पढ़ाई की जाए, इसके भी प्रावधान है। और विभिन्न भारतीय भाषाएं, न सिर्फ हिंदी और संस्कृत, विभिन्न भारतीय भाषाओं में बाल साहित्य, प्रौढ़ साहित्य भी उपलब्ध कराने की बात ये नीति करती है, जिससे कि प्रौढ़ शिक्षा को या प्राइमरी स्कूल के लेवल की जो शिक्षा होती है उसे कहीं ना कहीं बढ़ावा मिल सके। तो ये जो मिथक है, हमें सबसे पहले ये मिथक तोड़ने पड़ेंगे, और वो मिथक हम तोड़ पाएंगे जब हम इस नीति के ड्राफ्ट को बार बार और ठीक से पढ़ेंगे। जी हाँ, जी हाँ। वही उसी सिलसिले में की राय बहुत ज़रूरी है, जो कि एजुकेशन फ़ील्ड से है, और जो इसको सही तरीके से लोगों तक पहुँचा सके, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूज़न है जो कि क्रिएट किया गया है और क्रिएट होता जा रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और यही मेन बात है जिस वजह से ये चर्चा हमने सोचा कि इसको आम जनता तक सही आवाज़ में पहुंचाना चाहिए। इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है, अगर हम सैफ्रोनाइजिंग की भी बात कर रहे थे और आपने क्लियर किया कि ऐसा कुछ नहीं है, और जो प्रदेश की अपनी भाषा है उसी भाषा में उसको पढ़ाया जाएगा, जो कि प्राइमरी एजुकेशन है। सो दैट थिंग ये क्लियर हुआ है सभी के लिए। अच्छा, अब इसमें अगर हम बात करें कि गर्ल चाइल्ड की, अगर विमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, जो कि महिला सशक्तिकरण है, कहीं क्या इस पॉलिसी के अंतर्गत ऐसा कोई उल्लेख है जो कि आप हमारे साथ शेयर कर पाएँ, जहाँ पर महिला सशक्तिकरण या फिर स्पेशली गर्ल चाइल्ड जो छोटे बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए रिलेटेड कुछ एक इसमें कुछ प्रावधान है इस पॉलिसी में, जो कि ध्यान रख के किया गया हो, जो लोगों की जानकारी में नहीं है पर वो होना चाहिए? ये भी आपने बहुत अच्छा, बहुत ही रेलेवेंट प्रश्न मुझसे पूछा, और मैं आपको धन्यवाद दूंगी कि आपने ये प्रश्न पूछा, क्योंकि इस एक बिंदु को लेकर भी कई मिथक मुझे सुनने को और पढ़ने को मिल रहे हैं कि इसमें महिलाओं से जुड़ी हुई बात नहीं है, या इसमें कहीं ना कहीं स्त्रियों का ध्यान नहीं रखा गया है। तो जी। जब इस नीति को मैंने पढ़ा और बार बार पढ़ा तो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु मेरे सामने आए, लेकिन पूरे ड्राफ्ट ने जिस एक बिंदु ने मेरा ध्यान बार बार अपनी ओर आकर्षित किया, वो इसका समावेशी स्वरूप है। देखिए, जी। नीति के पहले ही अध्याय में जब विद्यालयीन शिक्षा में आमूल-चूल बदलावों की बात की गई है, वहां पर भी इस बात का विशेष ध्यान दिया गया है कि ग्रामीण और आदिवासी बाहुल्य इलाकों में ये सारे परिवर्तन और नई व्यवस्था किस प्रकार से समुचित रूप से प्रबंधित की जाएगी, विशेषकर कन्याओं के लिए, लड़कियों के लिए। और इससे नियमन से जुड़ी व्यवस्थाएं किस प्रकार से होंगी, फंडिंग किस प्रकार से होगी। तो जहां विद्यालयीन शिक्षा में बाल वाटिकाओं की बात की गई है, तो वहां बिंदु यदि आप 1.8 और 1.9 देखें तो उसमें इस पूरी व्यवस्था में महिला एवं बाल विकास और जी। जनजातीय मंत्रालयों की भी भूमिका जोड़ दी गई है, ताकि कहीं ना कहीं जो बच्चियां हैं, हमारी बालिकाएं हैं, वो इससे जी। वंचित ना रह जाए। अब अगर आगे चलें तो अलग अलग स्थानों पर आपको अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि इस नीति का विशेष ध्यान महिलाओं पर, अल्पसंख्यक महिलाओं पर, पिछड़े वर्ग के शिक्षार्थियों पर, जी। आदिवासी समुदायों पर और दिव्यांगों पर रहेगा। और ये नीति कहीं ना कहीं इस तथ्य को भली भांति समझती है कि भारत में समग्र रूप से समता मूलक और समावेशी शिक्षा की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता है। नीति में आपको इस बात का साफ उल्लेख मिलेगा कि किस प्रकार विभिन्न आर्थिक और सामाजिक कारणों की वजह से अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के बच्चों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों और दिव्यांगों का प्राथमिक से क्रमशः उच्च शिक्षा तक पहुंचते पहुंचते प्रतिशत बहुत कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस बात को सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि समाज के हर तबके तक, विशेषकर स्त्रियों तक इस नई नीति का लाभ पहुंच सके। और इस दृष्टि से आप खंड 6 को देखिए। नीति के पूरे खंड 6 में स्त्रियों के लिए, दिव्यांगों के लिए, आदिवासी समुदाय के बच्चियों के लिए,
अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़े समाज से आने वाले बच्चों के लिए और तो और ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के लिए भी कई जी प्रकार की सुविधाओं की, छात्रवृत्तियों के प्रावधानों की और व्यवस्थाओं की बात की गई है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी। यदि आप बिंदु 1.8 को देखें तो इसमें गांवों से शहरों तक भारतीय भाषाओं में बाल साहित्य और अन्य पुस्तकों को उपलब्ध कराने की बात है, और व्यापक स्तर पर गांवों में पुस्तकालयों को खोलने की बात की गई है। ये क्यों की गई है? इसलिए की गई है ताकि ग्रामीण महिलाएं जो होती हैं, जो प्रौढ़ होते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं सहायक सिद्ध हो, जो संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण पढ़ नहीं पाते। फिर आप देखिए कि जो ड्रॉप आउट्स है या पढ़ाई बीच में छोड़ चुके बच्चे और वयस्क हैं, उनको भी शिक्षा की मुख्य धारा से दोबारा जोड़ने के प्रावधान है। यहाँ पर महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि होता क्या है, कई बार वैयक्तिक, पारिवारिक या सामाजिक कारणों से जो महिलाएं होती हैं, वो बहुत बड़ी संख्या में ड्रॉप आउट करती हैं अपनी स्कूल एजुकेशन से। अब यस। इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं बालिका छात्रावासों पर विशेष दिए जाने की आवश्यकता है, और इसी के बाद खंड 3 में नीति करती है। बिंदु 6.8 को यदि आप देखें तो इसमें छात्राओं और ट्रांसजेंडर्स को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए और उनके बीच शिक्षा को कहीं ना कहीं बढ़ाने के लिए एक जेंडर समावेशी निधि के गठन की बात की गई है। और ये जेंडर समावेशी निधि क्या करेगी? इस निधि की मदद से छात्राओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए जो मूलभूत सुविधाएं होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसके डेवलपमेंट की बात की गई है। जैसे कि साइकिलों का वितरण हो, जैसे कि शौचालयों का निर्माण हो, जैसे कि उनकी सुरक्षा से संबंधित प्रावधान किए जा सके, उनको कुछ नगद हस्तांतरण किया जा सके, अलग अलग छात्रवृत्तियां प्रदान की जा सके। इस तरह की तमाम बातें बिंदु 6.8 में ये जेंडर समावेशी निधि के माध्यम से की गई है। और यदि आप इसको और आगे देखें तो स्त्रियों को और विशेषकर ड्रॉप आउट जो भी विद्यार्थी हैं, उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के भी कई प्रावधानों की बात इस नीति में की गई है। तो मैं ये कहूंगी कि कहीं ना कहीं इस नीति का ध्यान विमेन एम्पावरमेंट की ओर, स्त्री सशक्तिकरण की ओर पूरी तरह से है। जी हाँ, ये बिल्कुल आपने कुछ मुख्य पॉइंट बताए विच आर वेरी बहुत इम्पोर्टेंट हैं सबकी जानकारी के लिए खास तौर पे, क्योंकि ये एक जो जेंडर इंक्लूजन फंड है जो आपने बताया, वो निधि जो अपने आप में क्रिएट की जाएगी, वो एक बहुत जो कहते हैं सशक्तिकरण में के का भी एक बहुत बड़ा स्तंभ बनेगा अपने आप में, जो कि नज़र आ रहा है। दूसरा इसी से संबंधित एक प्रश्न था जो कि हमारे टीचर्स को लेकर के है। एक प्रावधान इसमें यह भी आया है कि जो बीएड पहले हुआ करता था, अभी तक भी है ही सही, विच इज़ ऑफ लाइक 1 ईयर, आई थिंक 1 साल का जो है, उसको जी अभी 4 साल तक बढ़ा दिया गया है। तो कहीं ये इसको कैसे एब्जॉर्ब किया जाएगा, जो कि अपना भविष्य देखना चाहते हैं, अपना करियर बनाने वाले हैं एजुकेशन फील्ड में, क्योंकि ये पहले 1 साल में ही तय की जाती थी ये पूरी जर्नी, अभी उसको बढ़ा करके 4 साल का कोर्स कर दिया गया है। तो ये क्या एक जस्टिफाइड, ये कुछ आपको कैसा लग रहा है? बिकॉज इस विषय को लेकर के बहुत लोगों के दिमाग में प्रश्न है। जी, देखिए ये नीति के अगर आप बिंदु 15.4 और 15.5, यदि मैं जी 15.4 और 15.5 को आप देखेंगे तो वहां पर इस प्रावधान की बात की गई है। क्यों जी की गई है ये भी नीति स्पष्ट करती है। देखिए एक और तो हम कह रहे हैं कि हमको बहुविषयक संस्थान बनाने हैं, हमको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से बच्चों को एजुकेशन देनी है ना? तो जी इसके लिए कहीं ना कहीं हमारे शिक्षक भी उसी तरह के एक्सपर्ट्स होने चाहिए, ठीक है? करेक्ट। और कहीं ना कहीं उनको इस प्रकार से ट्रेन करने की आवश्यकता है जहां पे वे भी सबसे पहले बहुविषयक बन सके। यदि हमें शिक्षा बहुविषयक तरीके से देनी है तो शिक्षकों को भी हमें कहीं ना कहीं उस तरह से शिक्षित करना ट्रेन होगा। करना तो होगा। इसलिए पहली बात तो 2030 तक कहा गया है कि सभी एकल शिक्षण संस्थान जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुविषयक संस्थानों में परिवर्तित किए जाएंगे। पहली बात तो ये। और इसके लिए फिर कहीं ना कहीं जो बीएड है वो 4 वर्षीय एकीकृत बीएड होगा, और ये स्कूली शिक्षकों के लिए न्यूनतम डिग्री की योग्यता बनेगा। अच्छा, इसमें क्या होगा कि अभी तक जैसे एक विषय को लेकर के शिक्षकों की कहीं ना कहीं ट्रेनिंग होती थी, लेकिन जी अब क्या होगा, उनको अपने मुख्य विषय के साथ अन्य विशेष विषय जैसे कि भाषा हुई, इतिहास हुआ, संगीत, गणित, कंप्यूटर विज्ञान हुआ, रसायन विज्ञान हुआ या अर्थशास्त्र हुआ, इसमें से कोई एक में समग्र ड्यूअल मेजर स्नातक की डिग्री लेनी हो। तो ठीक है।
ये कहीं ना कहीं उनको बहुविषयक बनाने के लिए है। और दूसरी बात ये है कि आप यदि इसे देखें तो ये कहीं ना कहीं हमने जो अपनी अंडर ग्रेजुएट की डिग्री 4 वर्ष की कर दी है, ये कहीं ना कहीं उसके साथ साथ आपको ये परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है यदि आप उच्च शिक्षा की ओर चले, जहां पे हमने 4 साल की डिग्री कर दी है। अब इस 4 साल की डिग्री में हमने क्या किया है, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट कर दिए हैं। अभी तक क्या होता था, आपने यदि 3 साल पूरे किए, उसी संस्थान से पूरे किए, वहीं किए, तब आपको डिग्री मिलती थी। लेकिन अगर आप बीच में बाहर निकल गए तो आपको कुछ नहीं मिलता था। लेकिन जी हाँ। अब ये है कि जैसे मान लीजिए आपने पहला वर्ष करके छोड़ा तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 वर्ष करके छोड़ा तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 वर्ष करके छोड़ा तो डिग्री मिलेगी, और 4 वर्ष यदि आपने कर लिए तो आपको शोध की योग्यता प्राप्त हो जाएगी, जिसके बेसिस पर आप अब पीएचडी के लिए पात्र हो जाएंगे। तो इस प्रकार की 4 वर्ष की डिग्री कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं जो ये बीएड का जो परिवर्तन हुआ है, ये आप यदि देखें तो इसी की लाइन पर चलते हुए कहीं ना कहीं ये 4 वर्षीय एकीकृत बीएड की डिग्री कर दी है। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षकों को बहुविषयक विषयों में प्रवीण बनाना। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था, बिकॉज ये न केवल करियर से जुड़ा हुआ है बल्कि उसके बाद में जो लोगों का रिक्रूटमेंट्स होता है टीचर्स और लेटर ऑन, और इसी में ही आई थिंक एक एमफिल का जो एक पहले एक हुआ करता था जी उसको भी शायद जी रिमूव कर दिया गया है, कि जी, उसकी एमफिल पूरी आवश्यकता तरह नहीं से है। समाप्त कर दिया गया है जी। ये भी एक ज़रूरी महत्वपूर्ण पॉइंट था। अभी कमिंग टू दिस थिंग अगेन अबाउट जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो हिंदी और संस्कृत वाली बात थी, उसी चीज़ को अगर हम लोग जोड़ते हैं स्टूडेंट्स के फ्यूचर को लेकर के, हायर एजुकेशन की अगर बात करें, तो अगर हम हिंदी और संस्कृत या हमारे जो लोकल लैंग्वेजेस भाषाएं हैं उसमें अगर शिक्षा दी जाएगी कई इवन हायर एजुकेशन तक भी, तो क्या कहीं हमारे स्टूडेंट्स का जो इंटरनेशनल एक्सपोजर था, जो कि दूसरे देशों के साथ होने वाला जो उनका एक एक्सपोजर था, या फिर वो जा कर के वहाँ स्टडीज़ करते या वहाँ जॉब के लिए भी करते हैं अप्लाई, सो क्या इससे उस पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इंग्लिश को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं जितना कि हम आज या अभी की तारीख तक भी दे रहे थे, अगर हम पिछले सत्र तक की बात करें तो क्या उसका इम्पैक्ट इनकी एजुकेशन पर या अपॉर्चुनिटीज़ पर आएगा? एज पर योर व्हाट्स योर टेक ऑन दैट, आप क्या बोलेंगे इस पर? यदि आप उच्च शिक्षा की ओर चलें तो वहां पर तो त्रिभाषा फॉर्मूला कहीं ना कहीं स्कूली शिक्षा से ही शुरू हो जाता है। हम सिर्फ यदि इस नीति को देखें तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है वो प्रदान करने की बात ये नीति करती है। वहां पर भी कहीं ना कहीं लचीलापन है। यदि आप उस बिंदु को देखें तो वहां पर जहां तक संभव हो सके लिखा हुआ है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि ये नीति इस बात पर विशेष बल देती है कि विद्यार्थियों को सिर्फ एक ही भाषा में प्रवीणता प्राप्त करना आगे उनके भविष्य के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। इस नीति को यदि आप देखें तो ये बच्चों को बहुविषयक होने के साथ साथ बहुभाषाई होने की बात करती है, और उसके लिए विभिन्न प्रकार के प्रावधानों की बात करती है। तो ये अपने आप में एक मिथक है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक और इसके आगे हमारी जो उच्च शिक्षा है उसमें हिंदी और संस्कृत पर आधारित होगी, इस तरह की बात नहीं है। लेकिन हाँ, भारतीय भाषाओं पर पूरा पूरा जोर दिए जाने की बात और भारतीय भाषाओं को उनका खोया स्थान दिलाने की बात ये नीति अवश्य करती है। जी हाँ, बिल्कुल। थैंक यू फॉर हाइलाइटिंग दीज थिंग्स एंड रियली अप्रिशिएट आपने इतना समय निकाला और इन सारे मेन पॉइंट्स को, जो कि एक सारे ही एनवायरनमेंट में खास तौर से जो शिक्षा के क्षेत्र में पेरेंट्स हों चाहे स्टूडेंट्स हों यंग जनरेशन, उन सब के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न थे। अभी आपकी कुछ दूसरी चीज़ों के ऊपर भी ज़रूर बात करना चाहूँगी, चूँकि यू हैव जॉइंड मी। सो इट्स अबाउट आई वांट टू नो कि आपने ये जो किताब लिखी थी, आपकी जो बुक है, उसके बारे में, चूँकि हमने इंट्रोडक्शन में बोला था कि आपसे उस विषय में भी ज़रूर चर्चा करेंगे, जो आपकी पुस्तक है उसके विषय में, जहाँ आपने लिखा है कि हाँ, जो उस पुस्तक का नाम है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जेएनयू जेएनयू में में एक एक लड़की लड़की रहती थी। सो उसके विषय में आपसे कुछ चर्चा करना चाहूँगी, अगर आप इफ़ यू आर कंफर्टेबल, बिकॉज़ आप जैसा भी मुझे या सजेस्ट सर, किया रिकॉर्डेड वन। जी हाँ। सच है। तो जी, तो सो उसके विषय में आपसे पूछना चाहूँगी कि ये क्या आपको लगा कि आप ये इस तरह की विषय को चुनें,
और चूंकि आप जेएनयू में काफ़ी समय से हैं, बट स्टिल आपके आपने क्या सोचा, जिस जिस थॉट के कारण आपने इस पुस्तक की रचना की, उसके पीछे क्या था ये विचार? देखिए, जेएनयू में एक लड़की रहती थी। जी। मेरा एक उपन्यास के रूप में पहला विनम्र प्रयास रहा, और मैं अपने सभी पाठकों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस उपन्यास को इतना स्नेह दिया, और अ, इसका एक नाम बना, और गुजरात साहित्य अकादमी ने इसको गुजराती में अनुदित करने के लिए चयनित भी किया, और इसका हाल ही में गुजराती में प्रकाशन भी हुआ है। और जी। गुजराती में भी मुझे पता चला कि बहुत अच्छी इसने कहीं ना कहीं पकड़ बनाई, और काफी पाठक जो है इसको पढ़ रहे हैं, मुझसे भी जुड़ते हैं, प्रश्न भी पूछते हैं उपन्यास पढ़ने के बाद, और जी। मैं अपने पाठकों के साथ जुड़ती हूँ। ये उपन्यास जो है जेएनयू की पृष्ठभूमि पर आधारित है। आप इसे कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल फिक्शन कह सकती हैं, लेकिन मैं एक जी। छात्रा के रूप में लगभग 9 से 10 वर्ष जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रही हूँ। तो ये मेरे जो कहीं ना कहीं अनुभव है, मैंने जो जेएनयू में देखा, सुना, अपने आसपास घटते देखा, तो वो कहीं ना कहीं इस उपन्यास में मैंने चित्रित करने का प्रयास किया है। लगभग 2000 के पार का जेएनयू, जब न इंटरनेट इतना पॉपुलर था, न इस प्रकार के आधुनिक सेल फोन होते थे, और एक अलग प्रकार के संसार में हम लोग रहते थे, तब का जीवन मैंने इस उपन्यास में चित्रित करने का प्रयास किया है। तो जेनू जो है वो एक लड़की आकांक्षा की कहानी है, और आकांक्षा जो है वो मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर उज्जैन से, चूंकि मैं उज्जैन से हूँ तो मैंने ये शहर चुना क्योंकि उसे एक लेखिका के रूप में चित्रित कर पाने में मुझे आसानी होती। आसानी तो होती। आकांक्षा उज्जैन से है, और जेएनयू पढ़ने के लिए आती है, बहुत मेधावी है, काफी आकांक्षाएं हैं उसकी, घर जी। वालों का बहुत साथ है। यहाँ पर आकर वो एक विचारधारा के विशिष्ट विचारधारा के हाथ में पड़ती है, और फिर धड़ाम से गिरती है, क्योंकि अभी तक के संस्कार, अभी तक का परिवेश अलग था। यहाँ आकर एक अलग प्रकार के राजनीतिक जगत में उसका पदार्पण होता है, और जिन लोगों के हाथ पड़ती है तो धड़ाम से गिर जाती है, और बहुत परेशान होती है, और कदम कदम पर कांटे मिलते हैं। लेकिन फिर कैसे उठ के खड़ी होती है, अपने संस्कारों के बल पर, अपने परिवार के साथ के बल पर, अपने शिक्षकों के साथ के बल पर, और किस प्रकार से वो आगे बढ़ती है। तो इसका जी। कहीं ना कहीं मैंने चित्रण इस उपन्यास में किया है, और इसके उपन्यास के और मेरी मुख्य पात्र के माध्यम से बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे छद्म धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा है, या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा है, या फिर छद्म नारीवाद का मुद्दा है, या फिर जैसे कश्मीर, जब मैं यहाँ छात्रा थी तो काफी यहाँ कई अलगाववादी लोगों को बुलाया जाता था सभाएं करने के लिए। तो इस तरह के कई मुद्दे हैं जो मैंने इस उपन्यास में उठाने का प्रयास किया है। जी। जी। तो ये बहुत ही अप्रिसिएशन और प्रशंसा का विषय हमारे लिए भी है कि आपने इतनी सुंदर रचना की है और उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं जो कि जेएनयू को लेकर के हैं। और ज़रूर इसको हम लोग पढ़ना चाहेंगे। ये अवेलेबल कहाँ है, अगर पुस्तक कोई या आप उपन्यास कोई सौम्यता लेना इसको अमेज़न के माध्यम से मंगा सकती हैं। चाहे? जी, ओके। अमेज़न ओके, पे इट्स उपलब्ध है। अवेलेबल। ओके। जी। ओके। जी हाँ। अभी अंशु जी, इफ़ यू डोंट, आई डोंट नो, मतलब वो आपको मुझे बताना है कि हम अगर इसके ऊपर जेएनयू से रिलेटेड जो एक घटना हुई है, आप और हम सभी अवगत हैं उस बात को लेकर के, जो अरेस्ट हुआ है उमर खालिद का। और जेएनयू अपने आप में ही एक ऐसी जगह रही है जहाँ से कई, जैसा आपने खुद अपनी रचना में भी लिखा ही है, कि बहुत सारे राजनीतिक चीज़ों का एक जमावड़ा जैसा बन जाता है और बहुत सारी बिल्कुल। उथल पुथल होती हैं। और दिल्ली कि कई सारी सरकारें बनती और बिगड़ती भी हैं जेएनयू की राजनीति से। उस विषय में आप एज अ पार्ट ऑफ जेएनयू आप कुछ विचार रखना चाहेंगी, क्योंकि ये कल ही की घटना है और इससे पूरे देश में जो राइट्स हुए थे फरवरी के बिल्कुल। अंतर्गत, उससे संबंधित मैं जानना चाहूँगी कि आप वहाँ ही हैं तो किस तरह से ये लोग सारा कुछ प्रोपोगंडा करते हैं, और सब लोगों के अपने अपने राजनीतिक इसमें स्वार्थ जुड़े हुए हैं, सब जानते हैं। बट फिर भी जेएनयू ही उसका केंद्र हर बार क्यों बनता है, और इस तरह के बहुत ही आक्रोश जनता के अंदर दिलाने वाले वहाँ पर बड़े खुले रूप से भाषण भी होते हैं जो कि सबको सुनने में आते हैं, जो कि न केवल उमर खालिद ने बल्कि अदरवाइज दूसरी पार्टीज के लोग भी बोलते हैं। आप ऑप्ट कर सकते हैं इफ यू डोंट वांट टू कमेंट। सो देखिए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की जो प्रकृति है, इसका जो जी। नेचर है, इसका जो स्वभाव है, वो कहीं न कहीं राजनीति शास्त्र में निहित है।
है ना। जी और जिस उद्देश्य से इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी उस पे तो नहीं जाऊंगी, लेकिन जी वर्षों से ये विश्वविद्यालय, आप कहेंगे कहीं ना कहीं ऑक्सीमोरॉनिक की बात है कि ये विश्वविद्यालय एक तरफ तो अपनी शोध की प्रवीणता के लिए, अकादमिक प्रवीणता के लिए पूरे विश्व में जाना जाता रहा है, करते हैं जी लेकिन दूसरी ओर यदि भारतीय राजनीति के स्तर पर आप देखें तो यहाँ पर एक टापू की तरह, एक आइलैंड की तरह आप इस विश्वविद्यालय को पाएंगे, जो पूरे देश में कहीं नहीं हो सकता, वो सब यहाँ होता है। तो यहाँ बिल्कुल जम्मू एंड कश्मीर से अलगाववादी नेता आकर के भाषण दे जाते हैं, उनको कोई नहीं जी रोकता, उनका स्वागत किया जी जाता है। जी लेकिन जब भारत के एचआरडी मिनिस्टर यहाँ पर अंदर आने की कोशिश करते हैं, जब हम छात्र छात्राएं हैं थे तब की बात है, तो उनको रोक जी दिया जाता है। जी तो स्वामी रामदेव जब कैंपस में आने की कोशिश करते हैं तो उनको रोक दिया जाता है। तो जी ये यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पैरोकार भी कहीं ना कहीं आपको जेएनयू के टैग के साथ मिलेंगे, लेकिन जो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ये अपने आप में बहुत सिलेक्टिव रूप नरेटिव से की तरह चलाया जाता है। जी तो अभी महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है वो भी आप देख रहे होंगे कि वहां बिल्कुल पर जो कंगना के साथ हो रहा है, तो वहां पर कोई भी तथाकथित नारीवादी अभी तक ना किसी ने अवार्ड वापस किए हैं, ना कोई मोमबत्ती जुलूस जी लेकर के बाहर निकला है, ना किसी ने अपना कोई प्रतिरोध या प्रतिशोध प्रकट किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंगना वामपंथी विचारधारा से ताल्लुक नहीं रखती है। तो यहाँ पर क्या है कि यदि आप एक विशिष्ट विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं तो फिर जी बहुत सारी चीजों के आप पात्र हो जाते हैं, है ना। जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हुई, या जैसे कि एक जो छद्म धर्मनिरपेक्षता की बात आप कहें, तो वो भी आप यहाँ पे कहीं ना कहीं पाएंगे। दूसरा क्या है कि ये कहने में नहीं हिचकिचाऊंगी कि जो नक्सली जिहादी गठबंधन है, इसकी ओर जी आपको हाँ ध्यान देना होगा, क्योंकि जी ये न सिर्फ देश की, ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। और जो आप आजकल की घटना बता रहे हैं, और जो जी इसके पहले दिल्ली में दंगे हुए या जो शाहीन बाग में जो कुछ हुआ, वहां पर आप जी यदि आप देखें तो आपको तमाम तथाकथित बौद्धिक वर्ग और जिहादी वर्ग का एक गठबंधन आपको नजर आएगा। जी तो इस पे हम सभी को, सारे देशवासियों को सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं समझकर एकजुट होकर इसका कहीं ना कहीं सही उत्तर देने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल सटीक बात बोली आपने। और ये समझने वाली बात है, जनता के ऊपर भी है, क्योंकि राजनीतिक स्वार्थ और उससे जुड़ी चीज़ें सभी लोगों के से ही चलती हैं जो कि जनता सपोर्ट करती है। तो एक जो वातावरण बन गया है जेएनयू के अंतर्गत, ये बहुत ही जैसे कि आप खुद तो टेररिज्म और इस्लामिक टेररिज्म उस पर भी आपने बताया है कि आप अपना मत रखते हैं। सो इफ़ जी आई हैव टू आस्क यू सर्टेन उसी से रिलेटेड अगर कुछ प्रश्न हैं तो उसके विषय में आप क्या बोलेंगे? क्योंकि ये बहुत बार देखने में आया है कि कहीं न कहीं ये जो संप्रदाय है, उसी से ही रिलेटेड लोग होते हैं जो कि सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश करते हैं, या कोई न कोई ऐसी एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स को गैदर करके उनके माइंड के साथ उनको मैनिपुलेट करके और फिर उसका अतिरिक्त फ़ायदा उठाते हैं और उसको रायट तक ले जाते हैं। चाहे उसमें निहित स्वार्थ दूसरे देशों का भी रहा हो, पर वहाँ पर बसे हुए जो ये लोग हैं, जो चंद लोग हैं, वो हर बार ये सामने आते हैं, पर फिर उसके प्रति कुछ एक्शन ना तो यूनिवर्सिटी ले पाती है, ना वहाँ के जो लोग हैं वो भी ले पाते हैं। फर्स्ट टाइम इस तरह से चीज़ें हो रही हैं कि अरेस्ट तक बात भी गई हैं। आपका क्या इस बारे में विचार है, जो आप इस्लामिक टेररिज्म या फिर हम हिंदू की बात करें, हिंदुत्व की देखिए, बात करें? मैं अगर ये कह भी दूं कि जी आतंकवाद का धर्म नहीं होता, यदि हम इस लाइन पर भी चलकर अब आप यदि भी आतंकवाद की मुख्य वैश्विक घटनाओं को देखें, तो अमेरिका में क्या हुआ, किसने किया, जो 9/11 हुआ, वो अटैक किसने किया, आप देखिए। अफ्रीका में बोको हरम नाम के एक आतंकवादी संगठन ने 2014-15 में ये घटना हुई थी, जिसमें वहां के जो आदिवासी समुदाय की छात्राएं थी, जो मिशनरी विद्यालयों में पढ़ती थी, उनको इन्होंने किडनैप करके सेक्स स्लेव बना लिया था, कई लड़कियों को बेच दिया था। बोको हरम इज ऑल्सो एन इस्लामिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, फिर मैं धर्म पे नहीं जा रही, मैं सिर्फ बताती जा रही हूँ घटनाएं। जी हाँ, जी हाँ, जी भारत में जो भारत में जो मुंबई अटैक हुआ, वो किसने किया, क्यों किया। फ्रांस में जो चार्ली हेब्डो हुआ, वो किसने किया, क्यों किया। अफ्रीका में यदि आप देख ऑस्ट्रेलिया में यदि आप
जाकर देखें तो 2015 में वहां पर एक कैफे में काफी सारे लोगों को ये बंधक बना लिया गया था। तो वो घटना किसने की और वहां पर फिर अल्लाह अकबर के वो सारे पोस्टर और ये सारे दिखाए गए थे, वो किसने किया, क्यों किया? तो यदि आप पाकिस्तान में, जो अपने आप में एक इस्लामिक देश है, वहां पर जी किस नृशंसता के साथ वहां के एक स्कूल के बच्चों को मार डाला गया था, वो नृशंस घटना हम कभी नहीं भूल सकते। वो किसने की, क्यों की? तो आप यदि जितनी भी इस प्रकार की आतंकवादी जो घटनाएं होती हैं और जो अटैक्स होते हैं उनको देखें, तो मेरा यही प्रश्न है कि फिर वो एक ही कहीं ना कहीं संप्रदाय हमेशा इससे जुड़ा क्यों हुआ आता क्यों पाया जाता है? है? तो ये है। दूसरी चीज ये है कि आप यदि देखें तो तलवार और रक्तपात के बल पर ही ये संप्रदाय जो है पूरे विश्व में कहीं ना कहीं फतह करने की बात करता है। जी तो अब आप यदि उसको ध्यान में रखते हुए देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो एक उद्देश्य है, सारे ये इस प्रकार के जो आतंकवादी संगठन हैं, उनका एक ही उद्देश्य है कि पूरे विश्व में शरिया लागू करना, कहीं ना कहीं इस्लामिक स्टेट बनाना। और ये भी बन जाएगा तो ये इसमें भी कौन ज्यादा मुसलमान है कौन कम मुसलमान है इस पर बहस करने से नहीं चूकेंगे। तो कहीं ना कहीं जो ये इस प्रकार की आतंकवादी घटनाएं हैं, हम यदि इसको धर्म से ना भी जोड़ें, तब भी कहीं ना कहीं जब हम इसका एनालिसिस करने जाते हैं तो वहां पर एक धर्म विशेष ही हमेशा ध्यान में आता है। तो ये है। और इसको लेकर के सारे भले ही राष्ट्र एकजुट होकर काम कर रहे हों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहे हों, लेकिन मेरा अपना ये विचार है कि इस पे बहुत कड़ाई से कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया दिए जाने की आवश्यकता हर उस देश को है जो कहीं ना कहीं इस प्रकार की आतंकवादी घटनाओं का विक्टिम रहा। जी हाँ, जी हाँ, क्योंकि अगर ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाली बात भी है, तो इस तरह के भड़काऊ जो भाषण दिए गए थे, ये सबने देखा है सारी जगह, वो वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं, जो उमर खालिद ने बोला था और जिस हिसाब से उन्होंने ट्रंप के आने के पहले भी इस तरह के भड़काऊ भाषण दिए थे, आप हम सभी जानते हैं। सो डेफ़िनेटली आपने बिल्कुल सही हाइलाइट इस पॉइंट को किया है, जो कि इंटरनेशनली भी सही बात है। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर अंशु जोशी, आपने बहुत ही सारी चीज़ों पर बहुत सटीक टिप्पणी भी की है, बहुत सारी जानकारी दी है सारे ही दर्शकों को। सो आई एम सो थैंकफुल टू यू दैट यू हैव हाइलाइटेड नॉट ओनली जस्ट अबाउट एजुकेशन बट अबाउट मैनी थिंग्स रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटिक्स और इंडियन जो हमारा अभी कल्चर चल रहा है और इवन जो रिसेंटली हुआ है। सो थैंक यू डॉक्टर अंशु जोशी। बिफोर आई क्लोज ऑन, आपका मैसेज क्या है जो आप सबको देना चाहेंगे, जो सारे जो शिक्षा नीति को लेकर के लोगों की जो अपनी अपनी राय बनी है उसको लेकर आप कोई बिफोर वी क्लोज ऑन टू दिस सेशन आपका जो मैसेज हो जो सभी लोगों के लिए है, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो सारे ही जो जागरूक अभिभावक भी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं, हायर एजुकेशन ऑल्सो ऑफ प्राइमरी एजुकेशन ऑल्सो। जरूर सौम्यता, शिक्षा नीति को लेकर यही संदेश देना चाहूंगी कि आप सभी शिक्षा नीति को एक पुस्तक की तरह, बहुत रोचक पुस्तक है, इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। जो ड्राफ्ट है, इसको जब आप पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे और पूरा पढ़ेंगे, तो अपने आप कई सारे मिथक जो हमारे बीच फैलाए जा रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं उससे कहीं ना कहीं दूर हटते हुए जी हमें सत्य का पता लगेगा। और इसके क्रियान्वयन को लेकर भी नीति में स्वयं ही बात की जी गई है। हाँ तो आप इस नीति को जरूर पढ़िए। और जब हम आत्मनिर्भर भारत बनने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था में भी उस प्रकार के परिवर्तन आवश्यक हैं। और रही बात इसके इम्प्लीमेंटेशन की, तो हम एक रोड मैप बनाकर छोटे बड़े माइलस्टोन्स निश्चित करके जब अपने मन में ठान के आगे बढ़ेंगे कि हमें इस प्रकार के परिवर्तन करने हैं, तो वो जी सकारात्मक परिवर्तन अवश्य होंगे। और आज इस कार्यक्रम में सौम्यता आपने मुझे बुलाया और मेरे विचार सुने, और इतनी रोचक और इतनी रेलेवेंट आपने चर्चा मेरे साथ की, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। और जुड़ी रहना चाहूंगी, और आशा है कि दर्शक भी आज की इस चर्चा को पसंद करेंगे और कहीं ना कहीं शिक्षा नीति से जुड़े हुए मिथक दूर हो पाए। इस दिशा में प्रयास कर रही हूँ, ये इसके जरिए हो पाएगा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी जी नमस्ते अंशु जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने माय हम सभी प्लेजर। आपकी, जी हाँ, आपके एनईपी को लेकर के जो आपके इनिशिएटिव्स हैं, एनईपी 2020 को लेकर के, उसमें भी हम सभी लोग आपके साथ हैं और हम वी आर बेस्ट विशेस आर विथ यू। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग वंस थैंक यू अगेन सो एंड मच। लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।
So that was Professor Anshu Joshi from Jawaharlal Nehru University, New Delhi, जिन्होंने अपने बहुत सारे विचार रखे हैं शिक्षा को लेकर के, JNU में होने वाली राजनीति को लेकर के, और करंटली जो इंडियन पॉलिटिक्स में और जो जिस रूप में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ओवरऑल लिया जा रहा है, उसके ऊपर भी उन्होंने बहुत सारी जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको क्लियर किया है, और बहुत सारे प्रावधानों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. So please watch the video from beginning and keep following us and support this campaign on education. Thank you.